अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी ये वीडियो थोड़ी बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ में जल्द से जल्द बना सकूँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग। जैसा कि मैं बता चुका था कि हम कास्ट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स पर भी इसी तरह ही एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चल रहा था, जिसमें 75 एमसीक्यूज़ हम कर चुके थे। आज हम 76 से लेके 100 तक एमसीक्यूज़ इसके करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि हर टॉपिक पे हम 100 या 200 तक एमसीक्यूज़ करेंगे। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग पे 100, सेम कास्ट अकाउंटिंग पे, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पे, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स पर। तो आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज़। हम स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर हमारा एमसीक्यूज़ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि अकाउंटिंग प्रोसेस का जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस आपका करेक्ट है। ए, कम्युनिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाइंग। बी में है रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, आइडेंटिफाइंग। सी में आपका आइडेंटिफाइंग, कम्युनिकेटिंग, रिकॉर्डिंग। एंड डी में आपको आता है आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो देखिए, फर्स्ट आप रिकॉर्ड करते हैं, देन फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं, देन आप रिकॉर्ड करते हैं और फिर आप उसकी कम्युनिकेटिंग करते हैं। तो फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, देन आपने रिकॉर्ड करना होता है और फिर कम्युनिकेटिंग करना होता है। तो देखिए, आप जैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद आप जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसके बाद लेजर में, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड इसी तरह आप इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसका सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई करना होता है, हेड्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका एक्सपेंस है, एसेट्स है, रेवेन्यू है, कैपिटल है या लाइबिलिटी है। उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद आपका थर्ड प्रोसेस आपका कम्युनिकेटिंग आता है। तो ऑप्शन डी इज़ योर अप्रोप्रिएट आंसर और करेक्ट आंसर। 77 को अगर आप देखें, बुक कीपिंग मेनली कंसर्न्स विथ सच विथ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग मेनली कंसर्न्स विथ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। किस अकाउंटिंग प्रोसेस का बुक कीपिंग जो है वो मेनली कंसर्न करता है अकाउंटिंग के पार्ट से, ये अकाउंटिंग के जो प्रोसेस है उसके पार्ट से। फर्स्ट एनालाइजिंग, बी आपका प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी आपका रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डी आपका ऑडिटिंग एंड बुक ऑफ अकाउंट्स। तो एनालाइजिंग तो आपकी आपकी किसी भी सूरत में बुक कीपिंग में नहीं होती, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। प्रिपेयरिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आपका अकाउंटिंग का पार्ट है। ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये आपका ऑडिटिंग का पार्ट है। तो आपका रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं उसको रिकॉर्ड करने को हम किस चीज़ का नेम देते हैं, बुक कीपिंग का नेम देते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 78 पे आप जाएँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल यूज़र एक्सेप्ट। कौन से है जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है टू ऑल द फॉलोइंग एक्सटर्नल यूजर्स, जो तमाम एक्सटर्नल यूज़र को देते हैं, एक्सेप्ट किसके बगैर, माँ सिवाय किसके। नंबर 1 गवर्नमेंट एजेंसीज, नंबर बी इन्वेस्टर्स, नंबर सी क्रेडिटर्स एंड नंबर डी मैनेजर्स। तो देखिए, गवर्नमेंट एजेंसीज, इसको भी आपने फाइनेंशियल प्रोवाइड करनी होती हैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, टैक्स पर्पस के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इन्वेस्टर्स को भी आप देते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिटर्स को भी देते हैं, लेकिन मैनेजर्स को आप नहीं देते। सो ऑप्शन डी इज योर अप्रोप्रिएट आंसर और करेक्ट आंसर। 79 पे हम आते हैं, फॉर विच स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस द अकाउंटेंट्स ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, फॉर विच स्टेप, वो कौन सा स्टेप होता है जिसमें आपको अकाउंटिंग प्रोसेस का वो कौन सा स्टेप होता है जिसमें आपका अकाउंटेंट जो है वो क्या करता है, एंटिटी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बिजनेस की एंटिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। फर्स्ट आइडेंटिफाई ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, नहीं, इसमें नहीं हो सकता आइडेंटिफिकेशन में। बी कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट बिजनेस। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम इसमें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जब हमें कम्युनिकेट करना होता है तो हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है बिजनेस की जो है वो बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं।
या आप मंथली बेसिस पे बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, सेमी एनुअली भी बना सकते हैं और एनुअली भी बना सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपको पता है, जिसमें आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जिस वक्त भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है अपनी मैनेजमेंट को, तो आप इसको जो अकाउंटेंट है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 80 नंबर है कीपिंग द लॉग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इज कॉल्ड। देखिए, जब हम अकाउंटिंग की बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो अकाउंटिंग की बुक में एंटर कर रहे होते हैं, या हम कहते हैं ओरिजिनल एंट्रीज, जो ओरिजिनल एंट्री होती है, जो आपको जर्नल बुक भी जिसको कहा जाता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप रिकॉर्डिंग करते हैं। तो कहता है कीपिंग द लॉग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। तो ओरिजिनल एंट्रीज इट्स मीन जर्नल बुक इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग। सो इट्स मीन रिकॉर्डिंग। आपकी ओरिजिनल बुक आपकी जर्नल बुक है, और जर्नल बुक में आप क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग की बुक को आप रिकॉर्ड करते हैं। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। 80 पे जाते हैं। ऑडिटिंग इज व्हाट। ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग क्या है, ये हम ऑडिट में भी जाके डिस्कस करेंगे जब हम ऑडिट के एमसीक्यूज करेंगे कि व्हाट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है, रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, preparing financial statement and maintaining the ledger account. So examine of financial statements। देखिए, अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंट्स की बुक को प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। ऑडिटर का काम होता है एग्जामिन करना, एग्जामिनेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि उसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई एरर नहीं हुआ, कोई मिस्टेक नहीं हुआ। तो ऑडिटर जो है वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करता है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह हम 82 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल यूजर जो बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं, वो कहता है वो कौन से हो सकते हैं, मैनेजर ऑफ द बिजनेस, सीईओ ऑफ द बिजनेस, क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस। तो देखिए, बाकी तमाम आपके इंटरनल यूजर्स हैं, सिर्फ क्रेडिटर जो है जिसको हम अकाउंट्स पेबल्स भी कह सकते हैं, क्रेडिटर्स आपका क्या है, ये आपका एक्सटर्नल यूजर होता है। सो ऑप्शन डी सी इज योर करेक्ट आंसर और अप्रोप्रिएट आंसर, कि जो आपकी एक्सटर्नल यूज़र हैं, एक्सटर्नल यूज़र में आप क्या आता है, आपका क्रेडिटर आता है। मैनेजर्स भी आपके इंटरनल हैं, सीईओ भी आपका इंटरनल है एंड कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस भी आपके इंटरनल होते हैं। सो क्रेडिटर जो है, अकाउंट्स पेबल जो है, जिसको अपने पेमेंट्स करनी होती हैं, वो आपकी क्या है, वो आपके एक्सटर्नल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इस तरह देखें 83 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप देखिए इंटरनल यूजर कौन से हैं, क्रेडिटर, ये भी आपका बाहर का है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, अकाउंट्स पेबल, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये भी आपके इंटरनल पार्ट नहीं है, शेयर होल्डर, ये भी आपका इंटरनल पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, मैनेजर ऑफ द बिजनेस। तो ये जो मैनेजर्स आपके बिजनेस के हैं, ये आपके इंटरनल यूजर हैं, ये आपके इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर और एप्रोप्रिएट आंसर। 84 है, डैश इज द फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन, बी पार्टनरशिप प्रिपेयरिंग जर्नल, सी पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट, डी मेकिंग डिसीजन अबाउट द बिजनेस। तो फर्स्ट वन ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन। फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं जितने भी आपके इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट कौन से होते हैं जिसमें आपकी मनी इन्वॉल्व होती है। सो इकोनॉमिक इवेंट जितने भी हैं वो आपकी ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। तो जितनी भी अकाउंटिंग साइकिल का कहते हैं इज द फर्स्ट फेज, जो फर्स्ट फेज है वो हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है, आइडेंटिफाइंग है। हम आइडेंटिफाई करते हैं जो है इकोनॉमिक इवेंट जो होते हैं, जो आपके, उसको हम फर्स्ट स्टेज में जो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और फिर आप उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस और इसी तरह इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। सो आइडेंटिफाइंग जो है आपका फर्स्ट फेज है आपका अकाउंटिंग साइकिल का। सो इसने कहा इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, तो कौन सा हो सकता है, आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं, हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, हम उसको फर्स्ट फेज़ का नेम देते हैं कि अकाउंटिंग का फर्स्ट फेज़ है। उसके बाद फिर जर्नल है, फिर लेजर्स है, और फिर ट्रायल बैलेंस एंड डिफरेंट आपकी बुक्स और स्टेटमेंट बनती हैं। इस तरह 85 पे आते हैं, बैलेंस शीट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। तो बैलेंस शीट कब बनाई जाती है,
तो आप कहते हैं फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन स्पेसिफाइड डेट नॉन ऑफ दिस। तो आपने कहा एज ऑन स्पेसिफाइड डेट, हमने स्पेसिफाई कर देते हैं। आप बैलेंस शीट मंथली बेसिस पे भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, सेमी एनुअल भी बना सकते हैं और एनुअली भी बना सकते हैं। या इसमें कोई आपको लाजमी नहीं कि आपने एंड ऑफ द ईयर बनानी है, या आपको जिस वक्त आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ होती हैं, जिस वक्त आपको ये ज़रूरत होती है बैलेंस शीट, उस वक्त आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एज ऑन स्पेसिफाइड डेट, जो हमने स्पेसिफाइड डेट की होती हैं उस डेट पे आप इसको बना सकते हैं, जो मंथली बेसिस पे भी हो सकते हैं, सेमी एनुअली भी हो सकते हैं, एनुअली भी हो सकते हैं, तो ये आप क्वार्टरली भी बना सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। 86, partners in Pakistan can today to be fixed at the following numbers। अब पार्टनर्स आपके मैक्सिमम पार्टनर पाकिस्तान में पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक कितने हो सकते हैं? ए इज़ 20, बी इज़ 50 एंड सी इज़ 75। सो ऑप्शन बी ए इज़ करेक्ट आंसर 20। आपके 20 से ज़्यादा पार्टनर्स बिजनेस में नहीं हो सकते पार्टनरशिप एक्ट के तहत। सो 20 इज़ योर जो है मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। सो पाकिस्तान इज पार्टनर इन पाकिस्तान कैन टुडे बी फिक्स्ड एट the following numbers, so 20 is your appropriate answer or correct answer। 87, quick ratio can be computed as under। अब देखिए क्विक रेशो आपकी रेशो से लिया गया है, ये आपके CSS और PMS के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि क्विक रेशो कैन बी कंप्यूटेड। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज, क्विक लाइबिलिटीज करंट एंड डिवाइड बाय करंट एसेट्स एंड करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो आपकी जो करंट एसेट्स हैं जब आपकी करंट लाइबिलिटीज़ पे डिवाइड होते हैं तो वो आपका क्विक रेशो बन जाता है। तो क्विक रेशो कंप्यूट करने का फार्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। जो आपकी बैलेंस शीट के करंट एसेट्स होते हैं और करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, आप जब करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज़ पे डिवाइड करते हैं तो आपका क्विक रेशो आ जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर आर एप्रोप्रिएट आंसर। 88 पे हम आते हैं। इन स्ट्रेट लाइन मेथड a depreciation, the written down value of a fixed asset will be at the end of the life of the asset or as under first ₹1, ₹0 and none of these। तो देखिए स्ट्रेट लाइन का भी आपका हो या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हो, फिक्स्ड होता है। ऑफ अ फिक्स्ड एसेट विल बी, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं देखें, जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जब भी डिक्रीज होते हैं हम उसको डेप्रिसिएशन का नेम देते हैं। तो डेप्रिसिएशन अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू से मेथड से कर रहे हैं तो कहते हैं लाइफ ऑफ द एसेट एज अंडर, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। उसकी वैल्यू कितना होगा? 0 होता है। फर्स्ट वन स्ट्रेट लाइन मेथड में एंड द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और रिटर्न डाउन जो वैल्यू है फिक्स्ड एसेट्स की, हम जब उसमें डेप्रिसिएशन हो रही होती है तो उसकी लास्ट में क्या आपके पास वैल्यू बचती है? 0 बचती है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर आर एप्रोप्रिएट आंसर। 89, कैश बजट एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग: नॉन कैश आइटम्स, कैश आइटम्स, परचेज ऑफ क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट आइटम्स। तो देखें जब आपका कैश बजट बन रहा है तो उसमें आपके नॉन कैश एसेट नहीं आ सकते। सो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर, कि आपका कैश बजट जब आप बना रहे हैं तो उसमें आपने कैश जो है नॉन कैश आइटम को ऐड नहीं करना। इस तरह 90 नंबर पे आ जाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आप कहते हैं चेंज विद प्रोडक्शन, नेवर चेंज इवन इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इन डबल्ड इज डबल्ड एंड नॉन ऑफ द एंड नन ऑफ द अबव। अब देखें आपका फिक्स्ड एसेट्स, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, अक्सर कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है, लेकिन आपके PMS और CSS के एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कहते हैं चेंज फिक्स्ड कास्ट, जो फिक्स्ड कास्ट है नेवर चेंज इवन इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इज डबल्ड। अगर आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डबल भी हो जाती है लेकिन फिक्स्ड कास्ट आपकी चेंज नहीं होती, ठीक है। चेंज ऑफ प्रोडक्शन, इसमें आपको कोई वेरिएबल कास्ट जो है वो चेंज होती रहती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है क्योंकि वो वेरी करती रहती है, लेकिन फिक्स्ड कास्ट आपकी चेंज नहीं होती। तो इट्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर आर एप्रोप्रिएट आंसर। इससे 91 देखें, कम्बिनेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कम्बिनेशन आपका कम्बिनेशन है, ए कैन बी कम्बिनेशन बिजनेस का कम्बिनेशन होता है, डिफरेंट बिजनेस का कम्बिनेशन होता है। फर्स्ट उसको ऑप्शन दिया रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी, अमलगमेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस।
देखिए अमलगमेशन आपने क्वेश्चन अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं मर्ज करना। जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं आपस में तो इसको किस चीज़ का नेम दिया जाता है, अमलगमेशन का नाम दिया जाता है। तो कम्बिनेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब, दो कंपनीज की कम्बिनेशन है तो दो कंपनीज की कम्बिनेशन को हम बेस्ट डिस्क्राइब करें तो हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, अमलगमेशन का नेम देते हैं। कि दो कंपनी आपस में जब मर्ज होती हैं तो हम इसको किस चीज़ का नेम देंगे, अमलगमेशन का नेम देंगे। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 92 इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर कॉल्ड। जैसे मैं बता चुका, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसको जर्नल बुक कहते हैं। फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री या फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री, इसको हम क्या कहते हैं, लेजर नोट, बी वर्कशीट, सी इज जर्नल एंड डी नन ऑफ दीज। सो जर्नल इज योर करेक्ट आंसर। जर्नल भी कहा जाता है, जर्नल भी कहा जाता है, जर्नल को हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 93 को देखें, फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट prepaid expense are shown as a part of A liability, B equity, C asset and none of these, तो it's asset। ये एसेट क्यों होता है, थोड़ा मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँ। देखें जब आप प्रीपेड एक्सपेंस करते हैं तो आपने पेड इन एडवांस किया होता है, तो इट्स मीन आपने कैश दिया हुआ है 12 मंथ के लिए। फॉर एग्जांपल आपने दिया है 12,000 रुपीज़ आपने पे किए हैं, तो आपका ये फर्स्ट मंथ जो चल रहा है वो जुलाई है, जुलाई से जून तक आपका जो है वो फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो जुलाई में अगर आपने 12,000 पे कर दिए हैं तो आपका जुलाई अगर एंड देखें तो सिर्फ आपका 1,000 एक्सपेंस हुआ है। जो आपका 11 मंथ का जो रिमेनिंग एक्सपेंस है वो अभी तक हुआ नहीं है। इट्स मीन वो कैश है, वो कैश बैलेंस है। अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है कि आप वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने एडवांस दिया हुआ है। तो ये आप कैश कंसिडर करेंगे कि जब तक आपका ये एक्सपेंस हो नहीं जाता ये आपका एसेट है। ये आपका कैश भी हो सकता है, ये आपका अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है। इसलिए आप इसको किस चीज़ का कहाँ पे ट्रीट करते हैं, एज ए एसेट ट्रीट करते हैं कि आपका प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या है, एसेट है। जब ये पे हो जाता है, वो मंथ ख़त्म हो जाएगा, वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो ये प्रीपेड ख़त्म हो जाएगा। तो इट्स मीन प्रीपेड पेड इन एडवांस। तो जो आपने एडवांस पे कर दिया तो वो आपका क्या होता है, वो आपका एसेट हो जाता है जब तक वो टाइम आपका एक्सपेंस का कंप्लीट नहीं हो जाता या आपके वो एक्सपेंस नहीं हो जाते। तो ये आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या है, एसेट है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 94 अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड। अनपेड आपने वो एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक पे नहीं किए, पे करने हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को प्रीपेड नहीं, प्रीपेड इन एडवांस। देखें प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन पेड इन एडवांस, एक्रूड एक्सपेंसेस आपके अनपेड एक्सपेंसेस हैं। एंड एडिशनल एक्सपेंसेस जो हैं ये भी आपके नहीं आ सकते, नन ऑफ दीज। लेकिन एक्रूड एक्सपेंसेस इज नॉट पेड या अनपेड एक्सपेंसेस आता है, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, कि ये अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, ये हमने पे करने हैं। तो एक्रूड एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी होता है। तो अनपेड मीन एक्रूड एक्सपेंसेस। अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड, हम इसको 94 95 सेम है, हम दोनों इसको पहले भी कर चुके। इट्स मीन एक्रूड एक्सपेंसेस। 96 पे अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड डेप्रिसिएशन अमाउंट इज पेमेंट, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर आर नॉन ऑफ दिस। पेमेंट आपका हो नहीं सकता क्योंकि आप जब फिक्स एसेट खरीद चुके होते हैं तो आपने पे कर दिया होता है। रिसीट आप कोई सेल भी नहीं करेंगे जिसके अगेंस्ट कोई पैसे आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर क्योंकि ये आपका एक्सपेंडिचर होता है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है आपका डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपका हमेशा एक्सपेंस होता है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, एक्सपेंडिचर। जो भी आपका डिमिनिशिंग अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड डेप्रिसिएशन अमाउंट इज, आपका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है ये आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। सो 96 जो है वो ये आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, एक्सपेंडिचर। 97 पे आ जाए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। अब आप देखिए, आप जिस वक्त बिजनेस पढ़ रहे होते हैं या अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं बिजनेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। नंबर 2 आपका कॉर्पोरेशन आता है। नंबर 3 आपका पार्टनरशिप आता है। तो देखिए पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन और सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटरशिप आपकी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है। लेकिन रिटेलर, होल सेलर ये आपकी पार्टनर जो है बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म नहीं हो सकते। होल सेलर, रिटेलर, जो मिडल मैन, ये आपकी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म क्या है, प्रोप्राइटरशिप, कॉर्पोरेशन, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको आप कहते हैं, एंड पार्टनरशिप। तो आपका ऑप्शन सी है इज योर करेक्ट आंसर कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेशन,
पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप आपकी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है, एक्सेप्ट मां सिवाय किसके, रिटेलर के। तो रिटेलर आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता, सो रिटेलर सी इज योर करेक्ट आंसर। 98 देखने, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस दैट ऑल एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट इन द फ्यूचर आर रेफर्ड एज। देखें आपके तमाम इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगे, वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी नो, ओनर इक्विटी नो, सी विड्रॉल नो, एंड डी एसेट्स। एसेट्स आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, एंड ई इज नन ऑफ दीज, सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर और एप्रोप्रिएट आंसर, कि आपके इकोनॉमिक्स वो रिसोर्सेज जो हैं आपके बिजनेस के, जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा देते हैं, वो आपके बेनिफिट देते हैं, वो आपके क्या हैं, एसेट्स हैं। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इसी तरह देखें, क्विक एसिड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हमने क्विक रेशो ऊपर पढ़ा था कि क्विक रेशो का क्या फार्मूला है। क्विक रेशो का फार्मूला हमने कहा था करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्विक एसिड, करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो क्विक एसिड्स आपके कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, सो ओनली ए एंड बी, सो ओनली ए एंड बी जो हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके क्विक एसिड करंट एसिड्स हैं आपके, जो क्विक रेशो के लिए यूज होते हैं। ए एंड बी कैश और अकाउंट रिसीवेबल, कैश अकाउंट ओनली ए एंड बी, सो डी इज योर एप्रोप्रिएट आंसर और करेक्ट आंसर। 100 नंबर पे आते हैं, नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर आप नेट इनकम देखें, आपकी जो नेट इनकम है एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम टू नेट सेल्स, cost of good available for sale, cost of goods sold, gross profit, and none of these is gross profit। नेट इनकम के साथ जिस वक्त ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप ऐड कर देते हैं तो ये आपके क्या बन जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। देखिए अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, आप लिखते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। कि जिस वक्त आप अपने सेल में से आप अपने ऑपरेटिंग आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और आप जब उसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस तो आपका क्या आ जाता है, आपके तमाम के तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो आप इसको लेके जब रिवर्स चलेंगे तो नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपका क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि आपने जैसे फार्मूला देखा तो आपने कहा फर्स्ट आपका क्या आता है, सेल्स, ठीक है, या रेवेन्यू में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो आप जब रिवर्स चलेंगे तो रिवर्स चलने में आप जिस वक्त चलते हैं तो आप कहते हैं नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैसे कैलकुलेट होता है आप देख लेंगे, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला देख लें तो आपका आता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट प्लस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर और एप्रोप्रिएट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई इशू इससे रिलेटेड हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे पहले भी अकाउंटिंग के जितने टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन कर चुके हैं, एमसीक्यूज़ पे, क्वेश्चन आंसर्स पर, हम थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकली तौर पे भी जितने भी आपके थ्योरेटिकल थे, न्यूमेरिकल थे, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। उसमें आपके कोई क्वेश्चन, कोई आपकी क्यूरीज हों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।